नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे। साथ ही आपको बता दूं, बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद बस स्टैंड गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। ऑल वेदर रोड के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्य पर काम कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद यहां प्राथमिकता में आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के साथ अब महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार प्रसार किया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद बस स्टैंड गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। ऑल वेदर रोड के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्य पर काम कर रही है। साथ ही आपको बता दूं कि बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद यहां प्राथमिकता में आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कहा है कि उन्होंने बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में ये जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा। साथ ही सीएम ने निर्देश राज्य में संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को प्रदेश में बसने से रोकने के उद्देश्य दिए हैं। आपको बता दूं, बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही साथ सत्यापन अभियान और सख्ती से चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में ये जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा। सीएम ने ये निर्देश राज्य में संदिग्ध और आपराधिक किस्म के लोगों को प्रदेश में बसने से रोकने के उद्देश्य से दिया। वहीं बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने आवास पर उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संवाददाता योगेश सेमवाल इस वक्त हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सत्यापन अभियान के तहत सख्ती से और ज्यादा चलाने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद सरकार काफी जो है वो एक्टिव हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि किसी भी तरह से
यहाँ पर जो है स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। इसीलिए सत्यापन जो अभियान है उसको और ज्यादा तेज और ज्यादा पुख्ता करने की बात कही गई है। पुलिस के आला अधिकारियों को कहा गया है कि आप नजर बना के रखिए कि कौन व्यक्ति उत्तराखंड में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर उनका कोई बैकग्राउंड खराब है तो उसको तुरंत उनके ऊपर जो है एक्शन लीजिए। और ये सारी चीजें उन्होंने सीधे दिशा निर्देश दिए, जिससे इतना तो जरूर है कि जिस तरह की वारदातें पिछले कुछ समय में सामने आई है, जिस तरह की स्थिति बिगड़ती जा रही है उत्तराखंड में, उसको संभालने के लिए एक ये बहुत बड़ा फैसला है। जी, आपसे गुजारिश है योगेश कि आगे की खबरों पर भी आप लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ है। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के पर्यटक भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड के सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है। आपको बता दें, और ऐसे में सड़क हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई घंटे तक जाम में फंसने के बाद पर्यटक और यात्री मैदान और शहर वाली स्पीड से पहाड़ों पर गाड़ियां को दौड़ा रहे हैं। साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग सड़क हादसों का मुख्य कारण बन रही है। तो इसके अलावा टैक्सी, बसों के ओवरलोडिंग के साथ ही ड्राइवर को नींद की झपकी भी सड़क हादसे की मुख्य वजह बन रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। यात्रा मार्ग के जिलों के साथ ही अन्य जिलों के आरटीओ समेत सभी परिवहन अधिकारियों को वाहनों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। फिटनेस के लिहाज से ओवर स्पीडिंग, ओवरलोड करने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही बता दूं कि वहीं आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल का कहना है कि ड्राइवर के लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट को लगातार परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन चेक कर रहा है। और खबर पर लगातार संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बने हुए हैं। योगेश, देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समर वेकेशंस में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लगातार सड़क हादसे पहाड़ी इलाकों में ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम उत्तराखंड की बात करें, वैसे ही कई लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस दौरान कई सारी गाड़ियां पूरी, अगर देखें तो ट्रैफिक पूरा जाम हो रखा है। अगर चारों धामों की बात करें, उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो नैनीताल, ऋषिकेश, आपका हरिद्वार, मसूरी, ये ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। टूरिस्टों की वजह से स्थिति ये है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या जो लाखों में थी वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस वजह से जाम भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें पड़ोसी राज्यों में, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और फिलहाल पिछले 2 दिन की बात करें तो कम से कम उत्तराखंड में ये जरूर हो गया है कि बारिश हुई, उसके बाद मौसम जो पारा था वो बिल्कुल 2 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। इस वजह से भी यहाँ पर काफी अब रिलैक्स मिल रहा है और इस वजह से जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए इतना जरूर है कि जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ट्रैफिक जाम लग रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कई घंटे लोगों को ट्रैफिक में ही लग जा रहा है। इन सब की परेशानी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं। जी, आपसे गुजारिश है आगे भी खबरों पर लगातार आप योगेश बने रहिए हमारे साथ। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा और कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन और बसपा के उम्मीदवार उबैदुर रहमान ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दूं, दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार करतार भड़ाना को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को पूरे हरिद्वार जिले में ऐसा कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला जिससे मंगलौर से चुनाव लड़ाया जाए, इसीलिए उन्हें बाहर से उम्मीदवार को लाना पड़ा है। वहीं बसपा उम्मीदवार ने कहा कि मंगलौर सीट बसपा की सीट है। 2022 की तरह ही उपचुनाव में भी बसपा इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली है। और देखिए, जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। वहीं इसी बीच हमारे साथ लगातार खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, माफी चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा और कांग्रेस उम्मीदवार ने
अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन और बसपा के उम्मीदवार उबैदुर रहमान ने पार्टी नेताओं और समर्थकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार करतार भडाना को अब बाहरी उम्मीदवार बताते हुए काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को पूरे हरिद्वार जिले में ऐसा कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला जिससे मंगलौर से चुनाव लड़ाया जा सके, इसीलिए उन्हें बाहर से उम्मीदवार को लाना पड़ा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रुपेश, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं वो टीका टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर नजर भी आए। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाजपा से पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर भडाना को मंगलौर जो विधानसभा सीट का उपचुनाव है उसमें उतारा गया है। तो उसी पर तंज कसते हुए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि भाजपा के पास यहाँ पर स्थानीय स्तर पर मंगलौर क्षेत्र में कोई ऐसा भी कार्यकर्ता नहीं था जिसे कि वो चुनाव में उतार सकते, इसीलिए उन्होंने पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर करतार सिंह भडाना को मैदान में उतारा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। काजी निजामुद्दीन का कहना ये था कि अभी अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अंतर से यदि कोई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है तो वो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र है। तो इसी को आधार बनाकर उन्होंने जीत का दावा भी किया है। अब उनके अलावा काजी निजामुद्दीन के अलावा बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और वो भी जीत का दावा करते नजर आए। अभी चुनाव के दौरान क्या स्थिति बनती है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तय है कि चुनाव कांटेदार होगा और संभावना यही जताई जा रही है कि क्योंकि पिछली बार के 4 चुनाव से ही ये स्थिति है कि कांग्रेस और बसपा का ही मुकाबला मंगलौर सीट पर होता आया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाती है नहीं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम बागेश्वर में भी सरयू नदी के किनारे ऋषिमार्ग कंडे घाट पर आयोजित किया गया। आपको बता दूं कि कार्यक्रम में पतंजलि के बागेश्वर जिला स्तरीय कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तरीय ग्राम सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं शिव सिंह बिष्ट का कहना है कि बाबा रामदेव की मार्केटिंग से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल से विश्व के 200 देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है। वहीं जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने जनपद वासियों और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और आपको बता दूं कि आज विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं बागेश्वर में भी योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच परिवहन निगम को 5 नई वोल्वो बसें मिल चुकी हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि निगम को 5 वोल्वो बसें मिल गई हैं और जल्द ही 7 अन्य वोल्वो भी 15 दिनों के भीतर मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई वोल्वो बसें आने के बाद अनुबंध खत्म हुए हैं, साथ ही पुरानी वोल्वो बसों को बदला जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 130 पहाड़ी बसों के ऑर्डर दिए गए हैं। संभावना है कि 15 जुलाई से पहले ये बसें भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। देहरादून रायपुर क्षेत्र के डोभाल चौक के पास रविवार को प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दूं कि घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। वहीं सीएम धामी ने कहा था कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी, कारोबार और बदमाशों से ताल्लुकात रखने वालों की जाँच की जाए। तो वहीं नगर निगम MDDA से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई। इस घटना को लेकर MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। अगर कहीं पर भी कोई अवैध निर्माण या किसी अन्य की जमीन पर कब्जा करने की बात सामने निकल कर आती है तो इस पर रिपोर्ट तैयार कर निश्चित रूप से त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने डोभाल चौक पर हुई फायरिंग की घटना में मृतक दीपक बडोला के आवास पर जाकर उनके पिता और पत्नी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मृतक दीपक बडोला के परिजनों को घटना में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। तो साथ ही साथ उन्होंने आश्वासित किया कि इस केस की कोर्ट में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। आरटीओ देहरादून की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बता दूं कि बैठक में ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और स्पीडिंग के संबंधित चालानों के विषय में समीक्षा की गई। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ फिलहाल गाज गिराने का काम करने जा रहा है। साथ ही आरटीओ की टीम स्पीड रडार गन और अल्कोहल मीटर के साथ कई जगहों पर तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दूं, वहीं नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही तो की ही जा रही है, वहीं ऐसे लोगों के परमिट को कैंसिल भी किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल के अनुसार इस तरह यात्रा में आना पूरी तरह से गैर कानूनी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। वहीं इसके बाद भी यदि कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में पहुंचता है तो उस पर पुलिस विभाग अपने स्तर से कार्यवाही करेगा। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा में पहुंच रहे हैं। वहीं आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल के अनुसार इस तरह यात्रा में आना पूरी तरह से गैर कानूनी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें, इसके बाद भी यदि कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में पहुंचता है तो उस पर पुलिस विभाग अपने स्तर से कार्यवाही कर रहा है। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर अगर कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करने पहुंचेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा करना गैर कानूनी है, ये बयान आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल का है। जी हां, आईजी गढ़वाल के एस नगनियाल के अनुसार इस तरह यात्रा में आना पूरी तरह से गैर कानूनी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में 21 जून को कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाए जाने के संबंध में जनता दरबार आयोजित किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि योग दिवस के उपलक्ष्य में मंडल मुख्यालय बॉडी में विशेष जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनता अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए पहुंच सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जो भी जनता दरबार में शिकायतें आएंगी उन्हें शिकायतों का निस्तारण त्वरित करने के लिए विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।